कितने प्रकार के वो ये सब। और ये भी पूछते हैं कि कौन सा किस टाइम पर जोड़ा गया, मूल अधिकार में कौन सा था या नहीं था। यस मैम। अभी बस क्वेश्चन हिस्ट्री के, और इसके बस थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ेगा तो हम खुद आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर मतलब मैंने ये डिसाइड करा है, सही लगे तो बताइएगा। मैंने ये सोचा है कि जो क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसका क्वेश्चन आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लेंगे क्लास के 10 मिनट, जैसे कि जब क्लास स्टार्ट होती है उसमें 10 मिनट में, स्टार्टिंग के 10 मिनट में, तो आपको लोगों को एक अप्रोच रहेगा, सही नहीं है? जी मैम, इससे ये पता चलेगा कि हाँ टॉपिक से क्वेश्चन मतलब आते हैं, नहीं तो ऐसे हम तो थोड़े टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा अंदाज हो गया है मुझे। हाँ लेकिन जो भी नए बच्चे हैं उनको हो सकता है अंदाज ना हो। राइट। अच्छा, जनता के लिए जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किसने कहा था? ये अब्राहम लिंकन ने। वेरी गुड, डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अच्छा, डिफरेंस क्लियर हुआ था ना कि पंथ निरपेक्ष और व्यवहारिक आयाम जो हमने डिस्कस किया था सेकुलरिज्म का। भारत की सीमा तक एक पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है। इसमें जो हम लोगों ने एक दो पॉइंट क्लियर कर रहे थे, कौन सा था? पंथ निरपेक्ष राज्य कैसे हम लोग इसको मानते हैं, और व्यवहारिक आयाम इसमें कौन कौन से हैं। क्योंकि हमने कहा था ना कि जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सीमा तक एक पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है, तो उसमें आपको संविधान का पंथ निरपेक्ष बताना है और दूसरा आपको इसका व्यवहारिक बताना है। ये क्वेश्चन हम आपको देंगे लिखने के लिए। एक्चुअली कल मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया कि मैंने सोचा कि प्रम्बल कंप्लीट हो जाए, तब देते हैं। अच्छा, मैंने बताया था ना कि राज का कोई धर्म नहीं होगा, राज समता का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, ठीक है, अपने अपने धर्म को मानने का आजादी होगी, और धर्म ग्रंथ ना होकर कोई धर्म ग्रंथ नहीं होगा, संविधान ही एक ग्रंथ माना जाएगा। इससे हम कहते हैं कि भारतीय मैम आवाज संविधान। थोड़ी। जी हेलो। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी मैम ज्यादा आ रही है, थोड़ा कम कर लीजिए अपने साइड से। अच्छा, आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है, ओके। ठीक है अब? यस मैम। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, तो इसके जो दो तरह के रूप हैं, संसदीय और अध्यात्मक। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक बात हमको करनी है, पार्लिया। थोड़ी सी और कम कर लीजिए मैम, तो आवाज ज्यादा लग रही है आवाज। आज ज्यादा लग रही है आवाज? अब ठीक है, ठीक मैम। तो पार्लियामेंट्री बात हमने करनी है, और दूसरी कौन सी करनी है? प्रेसिडेंशियल। इसको प्रेसिडेंशियल। बोलते हैं अध्यात्मक, और इसको बोलते हैं संसदीय। ठीक है। यस मैम। अब विशेषताएं, अगर इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये जो प्रेसिडेंशियल रूल्स कहाँ पे पाया जाता है? सिंपली यूएसए में हम देखते हैं कि वहां पे प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट अमेरिका का कितने साल के लिए चुना जाता है? हमारे वहां जो है प्रेसिडेंस वो 5 साल का होता है। वहां सर 4 साल का है। वेरी गुड, वहां पे जो है 4 साल का है। ठीक है, और भारत में 5 साल का है। 5 साल। और हमारे वहाँ पार्लियामेंट्री जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। ये कहाँ से है? इंडिया ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट पीटी के क्वेश्चन है, इसलिए इनको ऐसे ही समझ लीजिए। अभी जब इसको हम लोग करेंगे ना, तो प्रेसिडेंशियल क्या होता है और पार्लियामेंट्री क्या होता है, ये पूरा अलग से एक टॉपिक है। पार्लियामेंट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि यहाँ पे जो आपका लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है, वो आपस में क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया आपका।
तो एग्जीक्यूटिव जो आपकी कार्यपालिका है और जो लेजिस्लेचर आपका विधायिका है, दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है प्रेसिडेंशियल में, यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यहाँ पर जो 3 बॉडीज की हमने बात की थी वो तीनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। कोई किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। और हमने यहाँ पर देखा है हमारे वहां न्यायपालिका का क्या है, हमारे वहां सेपरेशन ऑफ पावर चलता है। हम यहाँ पे मानते हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि एक क्या करता है, पॉलिसी बनाता है, दूसरा उसको एग्जीक्यूट करवाता है और तीसरा उसको वॉच करता है। लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर एक ने नहीं बनाया तो दूसरा क्या एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जो अध्याचात्मक है, यहाँ पर तीनों क्या होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे। ठीक है, इसमें आपकी वास्तविक कार्यपालिका होती है और नाम मात्र की कार्यपालिका में अंतर है। तो दोनों में क्या होता है, यहाँ पे रियल क्या मिलती है आपको, एग्जीक्यूटिव मिलती है। एग्जीक्यूटिव वाली क्या होगी आपकी, रियल होगी। नाम मात्र की भी कार्यपालिका होती है, दोनों में अंतर भी होता है। ठीक है, क्योंकि कोई कोई पॉलिसीज हम देखते हैं नॉमिनेट हो जाती है, कोई रियल होती है, किसकी होती है, कार्यपालिका की होती है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल होता है, यहाँ पर किसी भी तरह का ऐसा कोई अंतर नहीं होता है। ये बात समझ पा रहे हैं, जैसे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, वैसे ही हमारे वहाँ रियल एग्जीक्यूटिव जो पॉलिसी है बॉडी और जो हमारी नॉमिनल है दोनों एक ही, लेकिन दोनों के कामों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये बात समझ में आ रही है? नहीं मैम। इसमें जो वास्तविक होती है ना, यहाँ पे वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक मतलब जो रियल में है, और एक होती है नाम मात्र की। इनमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा या बहुत माइनर डिफरेंस मिलेगा। ठीक, वास्तविक मतलब क्या होता है, रियल मतलब जो बनी हुई होती है। ठीक है, जिसको काम करना ही करना होता है। नाम मात्र की होते हैं कि कुछ काम जरूरी नहीं है कि आप करो, है ना, जरूरी नहीं है कि अब जैसे कि प्रेसिडेंट को क्या माना जाता है, मोहर की तरह, एक स्टैम्प की तरह माना जाता है। क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे पूछा भी जाता है और पूछा जा चुका है मेंस में भी, कि रबड़ स्टैम्प की तरह है। यस मैम। ये सब एक्चुअली ना बड़ी बड़ी सी टर्मिनोलॉजी है जिनको हम लोग डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना समझिए कि वास्तविक कार्यपालिका और नाम पात्र की जो कार्यपालिका है उसमें अंतर है। लेकिन यहाँ पर एक ही एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कार्यों में अंतर है। जब हम लोग कार्यपालिका पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में करेंगे, क्योंकि मैंने अगर ये टॉपिक उठाया तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इतने छोटे से में कंप्लीट होगा नहीं ये, और हमें प्रम्बल आज कंप्लीट करना है। ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बस ये आप लिख लीजिए कि इसमें वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका में अंतर होता है, और यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं होता है प्रेसिडेंशियल वाले में। ओके मैम। और एक चीज ये है कि जो वास्तविक कार्यपालिका होगी आपकी, उसको कार्यकाल की सुनिश्चितता नहीं होती है। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका को कार्यकाल की सुनिश्चितता नहीं होती है। और जो दूसरा वाला है यहाँ पर प्रेसिडेंशियल में, वास्तविक कार्यपालिका को कार्यकाल की सुनिश्चितता होती है। ठीक है, यस। ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग क्लियर करेंगे, आप खाली अभी लिख लीजिए इसको यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ेंगे, यहाँ भी खाली लिख लीजिए। सिलेबस इसका देखा है ना हम लोगों ने, अलग से पूरा ये पढ़ने के लिए लिखा हुआ है। अगर डिफरेंस आपसे पूछ ले तो सिंपली संसदीय और अध्यात्मक के डिफरेंस यही वाले आपको लिखने। सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है, ये हमको पता है कि ये हमारे वहाँ क्या चलता है, सामूहिक उत्तरदायित्व चलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव होता है। अगर आप अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते तो आपको सत्ता छोड़नी पड़ती है। ठीक है,
तो संसदीय वाले में क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन अध्यात्मक जो प्रेसिडेंशियल है यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्लियर है ये 5 पॉइंट? यस मैम। ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखवाई है, ये बहुत डिटेल में करवाना है और इसीलिए यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं। संसदीय प्रणाली मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ? मेंस के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है मैम टॉपिक। हाँ, इसीलिए तो आपको आंसर फॉर्म में इसको लिखवा दिया है। अभी ये जब हम लोग प्रेसिडेंशियल पढ़ेंगे, अभी जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे, तो एक एक पॉइंट को करेंगे, क्योंकि कार्यपालिका पूरा 1 दिन का लेक्चर है, विधायिका 1 दिन का लेक्चर है, क्योंकि ये पता है पूरा डिटेल में पढ़ना है हमको। हमने सिलेबस में मेंशन भी किया है। संसदीय प्रणाली की कमी क्या हो सकती है बताइए? कमियां तो ये होता है तो इसमें जो कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, तो जो हमारी योजनाएं हैं वो सही से एप्लीकेबल नहीं हो पाती हैं। यहाँ पे जो राजनीतिक, यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, वो अस्थायी होती है। क्या होती है? अस्थायी होती है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है 5 साल में सत्ता चेंज हो जाती है। ठीक, और यहाँ पे जो मंत्री आते हैं ना, यहाँ पर योग मंत्री परिषद का अभाव होता है। योग मंत्री परिषद का क्या होगा? अभाव होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके लिए एज तो डिसाइड की गई है, लेकिन क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं की गई है। हरियाणा में सुना था ना, पंचायती चुनाव के लिए 5वीं पास कर दिया था तो बवाल खड़ा हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पीएम हो, सीएम हो, ठीक है, या आपके एमपी एमएलए हो, चाहे एमपी हो चाहे आपके एमएलए हो, इनके लिए कोई भी योग्यता तो डिसाइड की नहीं गई है। बस कुछ ऐसी चीजें डिसाइड की गई है कि प्रॉपर्टी आप बताइए कितनी है, लेकिन आपके पास डिग्री कितनी है ये इनसे कहीं नहीं पूछा जाता। तो ये थोड़ा अयोग्यता की इसमें कमी योग्यता की थोड़ी कमी देखी जाती है। अध्यात्मक वाले में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्वालिफाइड लोग होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इसका हम लोगों ने देख लिया। अब अगर अध्यात्मक वाले में पहुंचते हैं, यहाँ पे कमी क्या क्या होगी? यहाँ पे तानाशाही की आशंका होती है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेसिडेंट ही रूल करता है। हमारे वहाँ प्रेसिडेंट और पीएम दोनों में अगर देखें तो एक्चुअल पावर हमें इन्हीं में देखने को मिलती है, इनमें देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि सारे के सारे डिसीजन अभी जब हम इनको और इनको पढ़ेंगे और जब इनकी पावर्स की बात करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इनके में क्या डिफरेंस है हमारे वहाँ। लेकिन प्रेसिडेंशियल वाले में ये चीज नहीं होती है। वहां पर क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, ये वहां की कमी है। और हमने अपने वहां क्या देखा था कि विधायिका और कार्यपालिका में जुड़ाव होता है, एक बनाता है एक एग्जीक्यूट करता है, आपस में वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, और जो एमपी एमएलए जाते हैं, जो प्रोजेक्ट जाते हैं, जो प्रस्ताव जाते हैं, उनको सुनते हैं, समझते हैं और सजेशंस देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेपरेशन देखा जाता है कि हमने अध्यात्मकता वाले में बात की थी, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल सेपरेट होते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि इनके में कोऑर्डिनेशन का अभाव देखने को मिलता है। अगर इनकी क्वालिटी की बात करें, गुण इनके क्या क्या होंगे, संसदीय की, पार्लियामेंट्री की अगर बात करें, तो यहाँ पर ये अपोजिट हो जाएगा। बस इतना देखिएगा कि वहां पर क्या था, तानाशाही हो रही थी, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, प्लस तानाशाही यहाँ पर नहीं हो पाएगी। ठीक है, यस मैम। और क्या हो जाएगा, वहां पर हमने क्या देखा था, विधायक और कार्यपालिका में सामंजस्य नहीं था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव में कोऑर्डिनेशन मिलेगा, ये इनके गुण हो जाएंगे।
और जो प्रेसिडेंशियल वाली है उसमें जो है हमने अपने वहां देखा संसदीय प्रणाली की कमियों में हमने देखा भारत और ब्रिटेन में कि राजनीतिक अस्थायित्व रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्थायित्व आ जाएगा, यानी स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक, यस राजनीतिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। और इनके हमने कमी क्या देखी थी पार्लियामेंट्री वाली की, कि योग मंत्रियों का अभाव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, योग मंत्री परिषद का निर्माण होगा। ठीक है, यस मैम। तो ये अपोजिट था, जो उनकी कमियां थी वो इनके गुण थे, जो इनके गुण थे वो उनकी कमियां थी। थोड़े बड़े बड़े शब्द भी इसमें आए हैं, घबराइएगा नहीं, चैप्टर में चलेंगे तो पूरा कंप्लीट करेंगे। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, ये तो आपको बता दिया गया है, उनके ऊपर टिप्पणी करिए, कमेंट करिए, तो आराम से लिख सकते हैं कि ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये इनकी क्या होती हैं, कमियां होती हैं, और वो उनके फायदे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद कंक्लूड कर दीजिए, इससे ज्यादा लिखने की आपको आजादी भी नहीं है, इसी में 150 शब्द आपके खत्म हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन आपको बताते चल रहे हैं हम, क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में संसदीय लोकतंत्र को छोड़कर अध्यात्मात्मक लोकतंत्र अपना लेना चाहिए, इसके पक्ष और विपक्ष में अपनी राय प्रस्तुत करें। ये क्वेश्चन हम आपको देंगे, समझा दे रहे हैं, आप लिखिएगा, उसके बाद मॉडल आंसर भी देंगे। ठीक है, प्रस्तावना क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसलिए करते हुए चल रहे हैं, ऑलमोस्ट टॉपिक ऐसे ही करते चलेंगे हम लोग, लेकिन प्रस्तावना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रम्बल हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग अलग ना कर एक साथ कंसाइज वे में करते चल रहे अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं कि जो भी बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो 5 साल के आईएएस के मेंस के क्वेश्चन लगा डालें, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, मेहनत अपने जीएस के लिए, बाकी करंट पे फोकस करें, क्योंकि पीसीएस ने पूरा का पूरा पैटर्न उठा लिया है किसका, यूपीएससी का। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ यस पे मैम। क्या बताना पड़ेगा, संसदीय प्रणाली क्या होती है, तो मैंने संसदीय प्रणाली आपको बताया है, पार्लियामेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, पार्लियामेंट्री कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप 2 से 3 भी लिख देंगे पैराग्राफ में तो आपका हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। संसदीय प्रणाली, अब देखिए क्वेश्चन आप हमने एक सॉल्व करा है, आंसर उससे हम 2 लिख पाएंगे। पहले तो बताइए, फिर बताइए इसकी समस्या क्या है, लिखते चलिए, और उसी में जो मैंने बताया है उसको, फिर इसमें हमें क्या देना है, तर्क देना है, हमारा तर्क क्या हो सकता है वो हम इसको बताएंगे। तो सिंपली समस्या की अगर हम बात करें, समस्या क्या हो सकती है इसकी, तो हम उठा लेंगे 1990 से अब तक 2022 तक, और जितने भी एडिटोरियल से हमने जिस्ट निकाले होंगे उनमें से हमें जो भी यहाँ पर याद आ जाएगा हम उसको लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, एक आंसर लिखने के लिए हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, हम उसका करंट बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, उसका जियोग्राफिकल बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, और उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, इंट्रोडक्शन हम कहीं से भी ले सकते हैं, डाटा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई अच्छा सा जो कोटेशन होता है वो भी यूज कर सकते हैं। तो इंट्रो लिखने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कंक्लूजन लिखने का एक ही ऑप्शन होता है, जितना बॉडी पार्ट में आप लिख कर आए हैं उसी का जिस्ट निकाल के लिख दीजिए। ठीक, और मेन जो आपका इफेक्ट डालता है वो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ही डालता है। सिंपल सा है कि 1990 के बाद से ही एक हमने देखा था गठबंधन की सरकार का सिस्टम। ठीक है, 1990 के दशक से ही गठबंधन की सरकारें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब गठबंधन की सरकार बनना स्टार्ट होगी ना 1990 के बाद से, ये बड़ा चेंज है, हम लोग इसको भी डिटेल में करेंगे, अभी रेफरेंस हमें इस आंसर का लिखना है इसलिए हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन का लिखना है इसलिए बता रहे हैं। 1990 क्या है आपका, वो दौर है जहां पे भारत में एक बड़ा बदलाव देखा जाता है राजनीतिक आधार पर, और 1990 और 91 एक बड़ा दौर देखा जाता है बदलाव का आर्थिक आधार पर भी। हम कर रहे हैं पॉलिटी की क्लास, लेकिन हम इसको इंटररिलेट करते हुए चलेंगे,
तो 1990 का दशक वो दशक था जहां पर एक बड़ा बदलाव होता है राजनीतिक आधार पर, और भारत में गठबंधन की सरकार का क्या देखने को मिलने लगता है, ट्रेंड देखने को मिलने लगता है। अब गठबंधन की सरकारें क्या होती हैं बाद में समझेंगे, लेकिन गठबंधन की राजनीति के कारण कोई भी पार्लियामेंट्री जो ग्रुप होगा या पार्टी होगी हमारी, वो एक तो नहीं होगी, क्योंकि गठबंधन का मतलब क्या होता है, 2, 3, 4 पार्टी मिलकर एक पार्टी बना लेती हैं। क्यों? यस मैम। तो इसमें क्या होता है ना, जब गठबंधन की सरकार बन जाती है 2, 3 पार्टी 4 पार्टी मिलाकर, तो ये वर्क नहीं कर पाती है। जब ये वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं। हमने कितनी बार सरकारों को गिरते बनते देखा है इसी आधार पर। क्यों? और बिल्कुल सिंपल सा, और इसमें क्या होगा, स्थायित्व नहीं होगा। ऑब्वियसली इसमें कोई स्टेबिलिटी दिख रही है आपको? गठबंधन की सरकारों में स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अगर इन्होंने अपना बहुमत हटाया तो ये 3 खतरे में है, और अगर इन्होंने हटाया तो भी ये 3 खतरे में है। तो यहाँ पे ये स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे चंद्रशेखर की जो थे, चंद्रशेखर की पार्टी जब बनी थी तो उसमें ये चीज देखी गई थी। ठीक है, अब हम लोग अगर वर्तमान की बात कर लें, अगर हम ये तो हम क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको और भी कुछ अच्छे से, अभी जब आप पूरा पॉलिटी पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, तो भी आप और अच्छे से कुछ और भी इसमें ऐड कर पाएंगे। वर्तमान में योग व्यक्तियों के नेतृत्व में एक योग मंत्री परिषद का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे पीएम की स्थिति मजबूत हो। और हमने देखा है कि संसदीय प्रणाली में हमारे वहां योग्यता पर कोई भी रूल और रेगुलेशंस नहीं है। आईएएस बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ग्रेजुएशन कंपलसरी है आपके लिए। आप जितने भी ब्रिलियंट हो जाएं, आईएएस पीसीएस का पेपर कितना भी अच्छा कर ले, इंटरव्यू कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, ग्रेजुएशन अगर आपने नहीं किया है, तो आप पेपर ही नहीं दे पाएंगे, तो सारी बात अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मंत्री लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसको चेंज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, योग्य लेकर आना चाहिए। तर्क में हम ये दे सकते हैं कि भारत की परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर अध्यात्मात्मक जो हमारा प्रेसिडेंशियल है, उसको तो हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो लोकतंत्र का कीड़ा जिसको काट चुका है ना, लोकतंत्र क्या है हमारा, लोकतंत्र एक ऐसा कीड़ा है जिसको भी इसने काट लिया है ना, वो देश अब कभी भी प्रेसिडेंशियल की तरफ नहीं बढ़ सकता। यहाँ पर हमें बोलने की आजादी चाहिए। ठीक है, किसकी आजादी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। अब फेसबुक पे कोई कुछ भी लिखता रहे, इंस्टा पे कुछ भी लिखता रहे, ठीक है, टेलीग्राम पे कुछ भी लिखता रहे, हमको क्या है, हम सरकारों को यहाँ पर क्या कर पाते हैं, क्रिटिसाइज कर पाते हैं। लेकिन लोग प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होगा, आपको उठा के बंद कर देंगे तुरंत ही। हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो अगर अब आप सोचो ना, तो यहाँ पे तुरंत कहने लगते हैं मोदी जी की बहुत सारे जो डिसीजन थे, जैसे डिमोनिटाइजेशन किया, जीएसटी किया, ठीक है, सीए लेकर आए, एनआरसी लेकर आए। तो इसके लिए देखो क्या हुआ, विवाद हुआ, एग्रीकल्चर विवाद कितने महीने चला था नोएडा बॉर्डर पर, 2-3 महीने चला था। 3 महीने समथिंग, 11-12 महीने चला वो, ठीक है। लेकिन सरकार अपने डिसीजन से क्या बदली, नहीं बदली। तो क्या कहने लगते हैं कि अगर हमने वेलफेयर के लिए भी कोई काम किया है तो भी यहाँ पे तुरंत तानाशाही का नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर किसी ने कुछ बोला है और आपने बोला है कि ये नहीं बोलना है, तो भी आपको तानाशाही का नाम दे दिया जाता है। तो भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जिस देश में एक बार आ चुका है, वहां पर कोई भी बदलाव लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ बड़े पैमाने पर कैसे कैसे लोग रहते हैं, बताइए, 3 बताइए आप। कैसे कैसे का क्या मतलब है मैम? कैसे कैसे लोग का क्या मतलब है मम्मी? कैसे लोग मतलब हमारे वहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है। यस मैम। ठीक है,
गरीबी क्या है, बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी, जातिवाद ज्यादा है, कास्टिज्म ज्यादा है हमारे वहाँ। कास्ट के बारे में ही एनआरसी और सीए के मामले ने इतनी आग पकड़ ली थी, है ना। और यस हमारे मैम। वहाँ क्या चलता है, साम्यवाद। हमारे वहाँ कम्युनिटी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। हमारे वहाँ कौन मिलते हैं, अनएजुकेटेड लोग बहुत ज्यादा हैं। हमारे वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि अगर हमने यहाँ पर कोशिश करी कि हम अपने भारत को आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाएं, तो ये बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति को, एक जातिवादी व्यक्ति को, एक अनएजुकेटेड पर्सन को और एक अनएम्प्लॉयड पर्सन को यही सेटिस्फेक्शन है कि हम अपनी बातें बोल सकते हैं। उसको कुछ मिले या ना मिले, पीडीएस में खाना मिल जाए, मनरेगा में जॉब मिल जाए और बोलने की आजादी मिल जाए। तो अगर अब हम ये सोचें कि नहीं यहाँ पर तो ऐसा नहीं, हम ऐसा करेंगे, तो ये चीजें बहुत ही डिफरेंट हो जाएंगी। अभी जब हम लोग गवर्नेंस पढ़ेंगे तो आप मतलब आप लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि किस तरह से चीजें चेंज होती हैं और सरकारें किस तरह से काम नहीं कर पाती हैं। हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को तब तक क्रिटिसाइज करते हैं जब तक हम अपना पेपर अच्छे से पढ़ नहीं लेते, और जब एक बार हम यूपीएससी का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप विश्वास मानिए 70% हमें सरकारें जो हैं गलत दिखना बंद हो जाती हैं। ठीक है, कैसे दिखना बंद होंगी वो हम आपको बताएंगे। तो ये वाली बातें क्लियर हो गई। लोकतंत्र तो मैम अमेरिका में भी है। लोकतंत्र अमेरिका में भी है। तो वहां पर देखा गया था अभी थोड़े दिन पहले, एक गोरे व्यक्ति ने एक काले व्यक्ति को पब्लिक प्लेस पे मार दिया था। तो अमेरिका ने क्या किया, जहां पर नस्लवाद है। लोकतंत्र है वहां पर इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन अमेरिका के लोकतंत्र में और भारत के लोकतंत्र में डिफरेंस है। उस डिफरेंस को भी हम लोग जब समझेंगे तब पता चलेगा कि लोकतंत्र तो अमेरिका भी है और लोकतंत्र भारत भी है। भारत में जातिवाद चलता है, वहां पर ब्लैक और व्हाइट चलता है। उसको भी हम लोग समझेंगे कि अमेरिका जैसा देश जो है, इतना डेवलप्ड है जो कंट्री, वो भी इन चीजों से बचा हुआ नहीं है। ठीक है, जब हम लोग अभी अमेरिका को देखेंगे तब उसके परसेप्शन में बात करेंगे। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, संसदीय लोकतंत्र को संविधान का मूल ढांचा घोषित कर चुकी है। ठीक है, भारत में सुप्रीम कोर्ट क्या कर चुकी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, जो हमारा संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्या कर चुकी है, बेसिक स्ट्रक्चर बता चुकी है, जिसको बदलने में तकनीकी समस्याएं आने वाली हैं। और यहाँ पर तकनीकी समस्याएं बाद में आएंगी। यहाँ पे तो हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन सबसे पहले जो इतना बड़ा जो वी द पीपल ऑफ इंडिया की जो हम बात करते हैं ना, उनको ही मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसको हमने संविधान की पहली लाइन में ही देखा था। क्लियर है ये बस, सॉरी, उद्देशिका की पहली लाइन में देखा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो यहाँ पे बदलाव लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। यस यस यस। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से गणराज्य की। ये क्वेश्चन हम आपको देंगे, पूरा समझाया है, लिखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा इसको। गणराज्य क्या होता है, गणराज्य सिंपल सा है कि यहाँ पर हेरिडेटरी फॉलो नहीं होती है। ब्रिटेन में क्या है, लोकतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र और वंशानुगत है। डेमोक्रेसी मिलेगी, ठीक है, और संवैधानिक राजतंत्र मिलेगा, लेकिन वो हेरिडेटरी मिलेगा। लेकिन भारत में लोकतंत्र है और गणराज्य है। ये ब्रिटेन और भारत का डिफरेंस है। क्या है ये, भारत और ब्रिटेन का डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल
ठीक, ये किसका है? ये ब्रिटेन का है, ये वंशानुगत है। ठीक, भारत की बात करेंगे, लोकतंत्र है, लेकिन ये नहीं है हमारे वहाँ। हमारे वहाँ संवैधानिक तंत्र ना होकर क्या है? राजतंत्र ना होकर, मतलब मोनार्की सिस्टम नहीं है हमारे वहाँ। हमारे वहाँ क्या है? रिपब्लिक है, गणराज्य है। अब गणराज्य क्या होता है? सिंपल सा है, हमारे वहां जो पावर दी गई है, प्रम्बल की बात हमने करती है, प्रम्बल ही हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पावर किसमें है? जनता में, पीपल में है पावर। ठीक है, तो सिंपल सा है कि गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत या नॉमिनेटेड, मनोनीत न होकर, बल्कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव किसका होता है? प्रधानमंत्री का, सीएम का। सीएम का भी डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, ठीक है। और इनडायरेक्ट किसका होता है? प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, ठीक है। ये सब इनडायरेक्ट हो रहे हैं। तो सिंपल सा है कि जहां पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, मतलब यहाँ पर हमारे वहाँ क्या चलता है? जनता का शासन। जनता क्या करती है? डायरेक्ट चुनती है। और माना जाता है ये इनडायरेक्ट जो जनता चुन रही है, इसमें भी जनता का पार्टिसिपेशन है, क्योंकि सीएम और पीएम को चुनकर किसने भेजा है? अगेन जनता ने। और ये जनता के द्वारा चुने गए लोग, प्रतिनिधित्व जो हैं, यही जो है आगे जो इनडायरेक्टली उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्लियर है ये बात? यस मैम। गुड। अब हम लोग बात करेंगे उद्देशिका की, सॉरी उद्देश्य की, एम की। ठीक है, होता क्या है उद्देश्य, बताइए। एम होता है जो हमारे प्रस्तावना है, अब हमने आपको बताया है, और आप जो हमको बताएंगे वो हमारी इसके परसेप्शन में बताइएगा। सिंपल सा कल बताया था, बंधुता, एकता, अखंडता, न्याय, उद्देश्य, है ना? यस मैम। यही तो बताया था कल मैंने। और पढ़ रहे हैं हम प्रम्बल, और तो प्रम्बल के ही परसेप्शन में बात करेंगे। उद्देश्य की बात अगर हम कर लें तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं? बंधुता, ठीक है, एकता या अखंडता, एकता और अखंडता। पहली तो बात होती है हमारी न्याय की, कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए। दूसरी बात क्या होगी? स्वतंत्रता की, लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और समानता की बात करते हैं, समानता होनी चाहिए। व्यक्ति की गरिमा की बात हमने की थी, क्यों? यस मैम। व्यक्ति की गरिमा की बात हमने की थी। और ये हमने 6 पॉइंट कल आपके साथ डिस्कस किए थे, जो हमारे प्रम्बल में दिए हुए थे। अब हम लोग अगर बात करते हैं न्याय की, तो न्याय कैसा होना चाहिए? ये भी हमने बताया था, सामाजिक न्याय और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। वेरी गुड, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। स्वतंत्रता किस किस चीज की है? हमने किस किस चीज की स्वतंत्रता बताई थी? अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। हाँ, विचार की स्वतंत्रता, यानी इंटरनल जो भी होगा, इंटरनल विचार, आंतरिक हमारा जो भी होगा, जो चिंतन मनन है, वो हम खुद कर सकते हैं, हमारे खुद के विचार होंगे। अभिव्यक्ति, इसका स्वरूप एक्सटर्नल होता है। देखिए, जो विचार होगा, जो आइडियोलॉजी होगी, वो हमारी इंटरनल होगी। उसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे, अभिव्यक्ति जब उसको हम बताएंगे प्रकट करना, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा, यानी बाहरी। ठीक है,
विश्वास, विश्वास का मतलब क्या निकाला गया है यहाँ पे कि किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना। जैसे हम लोग गांधीवादी हैं, नेहरूवादी हैं, हमने उनकी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। विश्वास जो आइडियोलॉजी है उसमें हमें क्या रखना है, विश्वास रखना है। हम लोग कहते हैं ना कि ये गांधी का देश है, ये गांधीवादी देश है, क्यों? यस मैम। गांधीवादी देश है ना हमारा। यस मैम। उपासना, उपासना, उपासना का मतलब, उपासना मतलब है पूजा पाठ से है क्या किसी? इसका स्वरूप रिलीजन की पूजा पद्धति का आचरण करना है, ठीक है। समानता, समानता मतलब प्रतिष्ठा की देखा था, और क्या बोला था, अवसर की देखा था, ठीक है। और व्यक्ति की गरिमा सिंपल सा है, बंधुता और एकता आपको पता ही है, सिंपल सिंपल से टर्मिनोलॉजी है। ये सारी बातें क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है। अब समानता में अगर हम लोग समानता की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रतिष्ठा किस तरह की प्रतिष्ठा, जैसे समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा या हैसियत सामान्य मानी जाएगी, चाहे वो जितना भी किसी भी धर्म, जाति, लिंग, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, है ना। तो समाज में प्रतिष्ठा क्या है, हर व्यक्ति को एक नजर से देखना, तो समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा या हैसियत सामान्य मानी जाएगी। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी को भी श्रेष्ठ या हीन व्यक्ति, मतलब किसी को भी अच्छा या बुरा, गुड या बैड नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये उसकी प्रतिष्ठा की परिभाषा है प्रम्बल के अकॉर्डिंग। अवसर की बात करें तो अवसर की समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए रोजगार के समान अवसर प्रदान करना, सिंपल सा। व्यक्ति की गरिमा का क्या अर्थ निकला, इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय आपको जरूरत है किसी और रेफरेंस बुक की, क्योंकि बाकी तो सब आपको करंट के एडिटोरियल से ही कंप्लीट करना है ना। आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, 60% करंट के क्वेश्चन ही कवर करता है, और हमको 50% सिलेक्शन के लिए चाहिए। मैंने अपने टीचर से पूछा था जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, मेरे नंबर कभी 5.5 से ज्यादा नहीं आ रहे थे, ठीक है। हमेशा बस 5.5, 6, 5.5, 6, 5.5, 6। तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, मैंने अपने पापा से भी ये बात बोली थी, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और मैंने फिर बोला चलिए इसकी बात करते हैं, क्या था ये, एकता की बात कर ली थी हमने। यूनिटी और इंटीग्रिटी होता क्या है, देखो एकता में और अखंडता में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक एक शब्द का डिफरेंस समझिएगा, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ ले ये डिफरेंस तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे यूनिटी की पूछ ले, what is the difference between unity and integrity, ठीक है। अखंडता, अखंडता। तो एकता क्या होती है, ये एक क्या है, मनोवैज्ञानिक विचार है। एकता क्या है, ये है एक, यूनिटी क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विचार है, ठीक है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के बीच एकता विकसित करना है। मतलब जब तक आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो क्या ये क्लास चल पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़िए और फिर भूल जाइए, जाके कुछ और काम करिए, उस पर ध्यान ना दो, तो भी कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे कि गौतम बुद्ध को जब एक दलित व्यक्ति छू लेता है तो समाज के लोग उसको क्या पनिष्ट करने की बात करने लगते हैं, तो गौतम जी उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर मैं तुमको गाली दूं तो क्या तुमको मिली? तो उनसे पूछा जब उन्होंने इस तरह से, तुम्हारे कहीं चिपकी, कहीं कुछ दिख रहा है? तो कहते हैं नहीं। तो कहीं ऐसे इसके भी छूने से कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उस चीज को डिफाइन करा कि, और हमको पता है कि ऋग्वैदिक काल में जो अनटचेबिलिटी, बहुत अनटचेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, कि छुआछूत का बहुत ज्यादा चलता था, तो उसके बाद उसको क्या करा गया, गौतम के टाइम पर बहुत उसको रिड्यूस करने की कोशिश की गई। उन्होंने SC ST के साथ भी, जो है दासों के साथ भी रिलेशन बनाए, अच्छे कम्युनिटी में उनको लाने की कोशिश भी की थी। तो उसी तरह से ये क्या है, ये आपकी एक
मनोवैज्ञानिक विचार है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम अखंडता की बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में, नागरिकों के बीच में क्या कर रहे हैं, एकता विकसित करने की बात कर रहे हैं। एकता हम कैसे विकसित कर सकते हैं, अगर आप मुझे बताएं तो? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो लोग मंदिर जा रहे हैं, जाने दीजिए, लोग मस्जिद जा रहे हैं, जाने दीजिए, तो वो अपने मानसिक तौर पे क्या होंगे, बिल्कुल फ्री होंगे। साइकोलॉजिकल थॉट्स होगा ये आपका, है ना। लेकिन अभी आप क्या करिए, उनके बीच में उनको रोकिए, तो क्या देखने को मिलेगा, तुरंत ही हमको उनकी साइकोलॉजी में चेंज देखने को मिलेगा। फिर हिंदू और मुस्लिम विवाद खड़ा हो जाएगा, होगा। जी मैम, ठीक है। बिल्कुल। तो एकता बनाने का मतलब क्या है कि हमें लोगों को फ्री रखना है, और इसीलिए हमने ऊपर क्या कहा है कि आप अपनी प्रतिष्ठा अवसर के सामान लीजिए, स्वतंत्र रहिए, अभिव्यक्ति की गरिमा का पालन करिए। बहुत सारी बातें सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ हमने धार्मिक न्याय की भी तो बात की है, धार्मिक स्वतंत्रता की भी तो बात की है, उनकी उपासना, उनके मंदिर बनाने की भी बात की है, ठीक है। तो हमें यूनिटी बनाना है, और ये देखा गया है कि विश्व में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अगर देखी गई है तो वो हिंदुस्तान में देखी गई है, कि यहाँ पर बहुत सारे कम्युनिटी के लोग अलग अलग धर्म को, जात को, अलग अलग भाषा को, अलग अलग गॉड को मानने वाले, और अलग अलग रीजन में रहने वाले। क्योंकि भारत के अंदर अगर हम लोग विविधता को देखेंगे तो यहाँ पर मौसम से लगाकर इंसानों और जानवरों में, और यहाँ की धरती में, मतलब यहाँ पे देखेंगे ना कि नॉर्थ इंडिया कैसा है, साउथ इंडिया कैसा है, यहाँ डक्कन प्लेट्स भी मिलता है, यहाँ पे ग्लेशियर्स भी मिलते हैं, यहाँ ग्रीनरी भी मिलती है, डेजर्ट्स भी मिलता है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी एक अलग तरह की है। और भारत दुनिया में इस चीज के लिए बहुत अपनी इंपॉर्टेंस रखता है कि इतना, क्योंकि अंग्रेजों ने कह दिया था कि भारत के अंदर जितनी विविधता है, भारत बहुत जल्दी टूट जाएगा आजादी के टाइम पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 75 साल पूरे हो चुके हैं देश को, ठीक है। जी मैम। तो ये है एकता की बात। अब आती है बात अखंडता की। अखंडता का मतलब ये होता है कि एक ये कैसा थॉट्स है, जियोग्राफिकल है, ठीक है। ये हमारा भारत है, नॉर्थ टू ईस्ट वेस्ट सब मिलाकर। इसमें हम ना तो नागालैंड को अलग होने देंगे, ना तमिलनाडु को अलग होने देंगे, ठीक है, ना यूपी को अलग होने देंगे, ना दिल्ली को अलग होने देंगे। भौगोलिक क्षेत्र पर, ज्योग्राफिकल थॉट्स के आधार पर भी हम भारत को क्या रखेंगे। तभी हमने कहा है कि भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पे इतने सारे राज्य हैं, उसके बाद भी पूरा भारत एक है, यूनाइट है और इंटीग्रेटेड है। क्लियर है दोनों बातें? बिल्कुल मैम। ठीक है। अब प्रस्तावना की आलोचना भी देखो बहुत लोग करते हैं, एवरीथिंग इज टू एस्पेक्ट्स। कभी भी हम एक एस्पेक्ट्स को देखकर नहीं चलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है इसकी आलोचना के बारे में। तो इसमें जो कुछ बड़े बड़े से शब्द दिए हुए हैं, इसमें सबसे पहले इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये अवाद्य योग्य है। मतलब इसमें जो है ना, आलोचना की बात करते तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, अवाद्य योग्य है, ठीक है। अवाद्य योग्य का मतलब क्या होता है? बाद मतलब इस पे चर्चा नहीं हो सकती, यही? जिसमें बाद में चर्चा नहीं होगी, है ना, सिंपली। क्यों नहीं चर्चा होगी? कि मतलब ऐसा माना गया कि ये तो फिक्स हो गई है, ठीक है। मतलब अब इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन हम एक जगह ये भी देखते हैं, ये पूरी तरह से सही नहीं है। बोला जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है। तो यहाँ पर कहीं भी हमको मौलिकता का अभाव तो नहीं दिखता है, लेकिन ऐसा माना जाता है, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि भारत की जो संविधान है, संविधान की जो उद्देशिका है, वो अस्पष्ट है, यानी वो क्लियर नहीं है कि क्या कहा जा रहा है। और सब लोग इसको अपनी अपनी तरह से मतलब कि क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। उसी में कुछ लोगों का नाम आता है, जैसे कौन है आपके, के.एम. मुंशी। इन पे हाँ, के.एम. मुंशी पूछा जा चुका है डायरेक्ट देकर। इन्होंने क्या कहा था कि प्रस्तावना देश की राजनीतिक जन्म पत्री है।
लिख लीजिएगा, इन्होंने क्या कहा था कि प्रस्तावना क्या है आपकी? जन्म पत्री है। प्रस्तावना क्या मैम? प्रस्तावना जन्म पत्री है। हाँ, प्रस्तावना देश की राजनीतिक जन्म पत्री है। मतलब जैसे कि जन्म पत्री निकालते हैं ना, तो इन्होंने पहले कह दिया है कि प्रस्तावना ही आपने देश का ही आपने ऐसी बना दी है जो ये पॉलिटिकल बर्थ को जन्म दे रही है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था। कहने का तात्पर्य इनका यह है कि भविष्य के जीवन की रेखा जिस प्रकार जन्मपत्री पर बताती है, वैसे ही प्रस्तावना देश के बारे में बताती है। देखा नहीं है कि शादी के टाइम पे जब बच्चा होता है तो उसकी जन्म पत्री बनाई जाती है। इन्होंने कहा है कि आपने जो देश में क्या किया है, प्रम्बल को क्या कर दिया है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब आपने पहले डिसाइड कर दिया और उसको क्लियर भी नहीं किया है। ठीक है, तो उसके जन्म पत्री की तरह है, क्योंकि आपको पता है कि जन्म पत्री को हम प्रिडिक्ट करते हैं लेकिन उसकी रियलिटी कुछ नहीं होती है ना। उसी तरह से इनको माना है। फिर है गजेंद्र गटकर के अनुसार, गजेंद्र गटकर के अनुसार क्या है? इन्होंने कहा है कि यद्यपि प्रस्तावना से शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति नहीं मिलती, मतलब हमें उद्देश्य से कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है कि हम इस पे क्या करें, कोई शासन करें, लेकिन प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। मैम एक बार दोबारा बोल दीजिए। यद्यपि प्रस्तावना से जी शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति नहीं मिलती है, विशिष्ट शक्ति नहीं मिलती है, लेकिन प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की पूंजी है। कहने का मतलब इतना है कि देखिए उस समय भारत की जो स्थिति थी, तो भारत में हमने गरीबी देखा, बेरोजगारी देखा, लोगों को अकाल से मरते हुए देखा, ठीक है, बीमारी से लड़ते हुए देखा। तो ये सारी चीजें जो थी ना, और लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको पता है कि स्लेवरी सिस्टम खाली स्लेवरी टाइम पर ही नहीं था, अंग्रेजों के टाइम पर भी था। और बहुत सारे रिचुअल्स जो थे हमारे, वो भी क्या कर रहे थे, लोगों को वेदों के नाम पर प्रताड़ित कर रहे थे, छुआछूत हो रही थी। तो इन सारी चीजों को, बुराइयों को अभी हम लोग धीरे धीरे यहाँ से जुड़ते जाएंगे, देखते जाएंगे एक एक पॉइंट को, तो आपको पता चलेगा कि भारत की स्थिति उस समय ऐसी थी कि भारत के पास ना तो पैसा था, ना ही अनाज था, ना ही रिसोर्स था, क्योंकि सब कुछ तो अंग्रेज अपना निकाल ही ले जा चुके थे। और पॉलिटिकल नॉलेज इनको कोई थी नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर शासन कौन कर रहा था, अंग्रेज कर रहे थे। ठीक है, और ये लोग डिमांड करते थे, नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं, तो इनकी बातें भी इसी तरह से सिर्फ सुनी जाती थी कि ठीक है हम आपको दे देंगे। डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब मांगा गया था, और कब अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को देने के लिए कहा? जब ये बोला कि आप हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो पूरे भारत ने डिनाई कर दिया था। हमारे जितने भी लीडर्स थे उन्होंने कहा था कि अब हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, उसके नीचे हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। गांधी जी ने भी डिनाई कर दिया था, और करो या मरो का, डू एंड डाई का क्या करा था, उन्होंने स्लोगन दे दिया था। ठीक है, तो वो जो अराजकता की स्थिति थी, और फिर जो पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, इसमें जो कराची से पेशावर तक की माना जाता है, जो मतलब लाहौर तक की जो ट्रेन चली थी, उसमें एक ड्राइवर के अलावा कोई जिंदा नहीं बचा था। उसको देखते हुए ही, उस डर में ही अंग्रेजों ने जल्दी से भारत को आजादी देकर यहाँ से जाना ही अच्छा समझा। ठीक है, तो वो जो विविधता थी भारत के अंदर, पटेल जी ने कितनी कोशिश करी उसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो बहुत कुछ था। अभी हम लोग पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तीनों को एकदम सटा के पढ़ना है, जिससे कोई भी क्वेश्चन बाहर ना निकले। तो ये सारी अराजकता के बीच में जो हमको सामने दिखा, जैसे आपके सामने मान लो 5 सिचुएशन हो और आपको उसी पे डिसीजन लेना हो, तो आप अपने जो पॉइंट्स डिसाइड करोगे इन्हीं 5 के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे वहाँ संविधान निर्माताओं के पास भी जो क्या था,
ऐसे ही जो भी सरकमस्टांसेस थे उन्होंने उसको आधार बनाकर क्या करा, हमारा प्रम्बल तैयार कर दिया कि हमारे पास न्याय होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, धर्म मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रेस को क्या करा था अंग्रेजों ने, कंप्लीटली बंद कर दिया था, पब्लिश नहीं करने देते थे अपने न्यूज़पेपर वगैरह, तो इन्होंने प्रेस का फ्रीडम दिया। तो जो जो कमियां हमने अंग्रेजों के टाइम में देखी हो, जहां जहां पर हमने सरवाइव किया, वहां वहां पर ये चीजें क्या थी, हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐड कर दी प्रम्बल के अंदर, ठीक है। और इसीलिए इसको कहा गया कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की ये कुंजी है, मतलब ये चाबी है कि हम अपने निर्माताओं, जो हमारे जो संविधान निर्माता थे, उनको हम समझ सके कि वो उनकी सोच क्या थी। अब आज अगर डिजिटल इंडिया आ गया है, तो उस समय अंबेडकर जी को डिजिटल इंडिया के बारे में थोड़ी पता था जो वो प्रम्बल में ऐड करते। सिंपल सी बात है ना। ग्लोबलाइजेशन के बारे में तब उनको थोड़ी पता था जो वो प्रम्बल में ऐड करते। इसीलिए भारतीय संविधान को लचीला बोला गया, क्योंकि हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। और प्रस्तावना को भी जो ये बोला गया है ना कि ये मतलब क्लियर नहीं है, तो कहाँ नहीं क्लियर है, क्लियर ये है। और इसके बाद भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 की बात भी की थी आपसे कल ही की क्लास में, जहां पर हमने इसमें एक शब्द से 2-3 शब्द जोड़े गए थे, जिससे बार बार यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष 42 में संविधान संशोधन द्वारा जी, इसका अर्थ है प्रस्तावना संविधान के निर्वाचन यानी इंटरप्रिटेशन में क्या करती है, सहायता करती है, और संविधान में जहां भी अस्पष्टता पाई जाती है उसे प्रस्तावना द्वारा दूर कर दिया जाता है। कि संविधान में ये, अगर संविधान में मान लो कोई क्लॉज या आर्टिकल क्लियर नहीं है, तो हम तुरंत प्रस्तावना की तरफ देखते हैं कि नहीं, वहां पर सामाजिक न्याय की बात की गई है, तो मतलब आपको यहाँ पे सामाजिक न्याय देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? जी जी मैम। अब देखो, संविधान सभा के सदस्य कौन रहे थे? के.एम. मुंशी रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? गजेंद्र गडकर थे, जिन्होंने मस्तिष्क को समझने की कुंजी बोला है। ठाकुर दास भार्गव थे एक, ठाकुर दास भार्गव, ठीक है। ये भी थे संविधान सभा के सदस्य, ठीक। इन्होंने बोला था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और इन्होंने इसको स्पष्ट करते हुए कहा था कि जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, उसी प्रकार प्रस्तावना के आदर्शों के बिना संविधान और उसकी संस्थाएं महत्वहीन, ठीक है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। हाँ, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो प्रस्तावना में भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है, आदर्श झलकते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के बहुत सारे आइडल हमें मिलते हैं। तो यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? यस मैम। गुड। फिर एक विवाद खड़ा हो जाता है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। इसमें भी बहुत ज्यादा कंट्राडिक्टरी पार्ट है, या बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है इसके ऊपर। ये भी देख लो कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो प्रस्तावना से जुड़े ये मुद्दे होते हैं, प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है, उसमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी एक सवाल है। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, ये भी एक सवाल है। तो बेरूबारी विवाद जो 1960 में हुआ था, बेरूबारी विवाद, ये हुआ था आपका 1960 में। अभी मैंने बोला था आपसे कि जो गडकर थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, है ना, गजेंद्र गडकर। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नो, बेरूबारी विवाद में 1960 गडकर ने बोला कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और ना ही संशोधनीय है। फिर हमने देखा केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973, इसमें बोला गया यस है। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दी गई कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर आएगा कह देगा कि हाँ ठीक है चेंज कर लो, चेंज कर लो, ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला कि प्रस्तावना में जहां कहीं भी संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है, ठीक है,
मतलब बेसिक ma'am. स्ट्रक्चर्स की बात की गई, जहां पर भी बेसिक स्ट्रक्चर दिया है वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, Yes, ma'am. तो ये दो केस इनसे रिलेटेड थे। केशवानंद भारती का केस था, बेसिक स्ट्रक्चर की बात थी। अभी हम लोग जब वो लैंड के बारे में पढ़ेंगे, लैंड रिफॉर्म्स में, तो केशवानंद भारती कौन थे, बेरुबारी विवाद क्या था, केसेस पे हम लोग पर्टिकुलर चलेंगे तो केस भी करते चलेंगे। फिर एक बात आती है कि वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। तो वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, तो अभी माना गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, Yes, ma'am. प्रम्बल में संशोधन भी किया जा सकता है, जिसको हमने 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत देखा था। ठीक है, तीसरा क्लॉज ये आता है, पहला क्या कहता है, संविधान की आत्मा है, मतलब संविधान का अंग है। ठीक है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कहते हैं इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बात क्या कही गई थी, बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात आएगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसका मूल रूप जो है ना किया जा हाँ? सकता है, मूल रूप। हाँ, मूल रूप परिवर्तित किए बिना मूल किया जा सकता है जो परिवर्तन। ढांचा होगा तब। ठीक है, फिर किया गया कि लेकिन यदि प्रम्बल में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो प्रस्तावना के उस हिस्से में संशोधन नहीं किया जा सकता। अभी तक एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, कब किया गया है मैंने आपको बताया है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, इसके तहत 4 शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे, बहुत मतलब इतने हाई लेवल पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। समाजवादी शब्द जोड़ा गया, इसको हम क्लियर करके लिखना चाहेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर कभी भी ये पूछा जा सकता है। जब भी बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। हमें लगा कि हमें ये 3 शब्द और चाहिए थे, तो हमने जोड़ा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कितने शब्द जोड़े गए हैं, तो बताइए ये कितने शब्द हैं? 3। एग्जैक्टली, सबने 3 पे लगाया, लेकिन आयोग ने कहा 3 नहीं 4। और कहाँ गया? प्रम्बल है वो एक एक शब्द काउंट होगा। मैंने कहा ना आपसे कि जब आप पेपर लिखते हैं मेंस में, 200 शब्द का मतलब है 200 से कम, लेकिन ज्यादा नहीं। यहाँ पर वर्ड्स पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाता है। आंसर में आप क्या टिक करेंगे? 4, 1 2 3 और ये रहा 4। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। प्रस्तावना में 4 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द तब होते जब ये ना होता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, लेकिन हमने जोड़ा और अखंडता, तब ये हो गए 4। ठीक है, अब ये छोटी सी गलती है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, खाली यही पढ़ा के निकल जाते हैं, उसके बाद ये हो जाता है कि हाँ ठीक है हमने कंप्लीट करवा दिया। लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर कर कर आते हैं तो आयोग कुछ और दे देता है, फिर टीचर आपको बताता है अरे हाँ तुम्हें ये समझना चाहिए था, ये चीज थी। होता है ये कि नहीं होता है? जी मैम, ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा मौलिक अधिकार कल से। और जैसे ये हमारा जो प्लम्बर है, जो हमारी जो देशिका है जो ये चल रही है ना, ये जैसे हमने देखा उसी तरह से हमारा कम से कम 2 दिन चलेगा मौलिक अधिकार, 2 से 3 दिन, क्योंकि मौलिक अधिकार की एक एक लाइन पे हमको क्वेश्चन इस पे करना है, हमें सिर्फ पढ़ के नहीं निकलना है। हाँ, जो मौलिक अधिकार है इसको आप कम से कम 3-4 दिन तो चलाइए अच्छे से, इसमें काफी पढ़ने को है मैम। 3-4 दिन क्या, मुझे लग रहा है ये कम से कम आपका, अगर ये कल फ्राइडे को स्टार्ट हो रहा है तो ये चलेगा आपका वेडनेसडे तक, क्योंकि अगर हम आर्टिकल 19 पढ़ाएंगे तो आर्टिकल 19 में ही 6 क्लॉज हैं। 6 क्लॉज है इसमें, बिल्कुल है ना। पहले तो हम आपको ये डिफरेंस समझाएं कि मौलिक अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, संविधिक कानून क्या होते हैं, मानव अधिकार क्या होते हैं। पहले तो हम आपको यही समझा दें,
कम से कम आप जब पढ़ो तो आपको इसका डिफरेंस पता हो। मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है यहाँ पर मार खाते हुए कि उनको वो चीजें ही क्लियर नहीं होती, लेकिन हम चाहते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीजें पूरी तरह से क्लियर हो। फिर हम यहीं पर आपको बहुमत के प्रकार बता देंगे, क्योंकि हमारे पास ये बार बार ये चीजें आएंगी। फिर मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या होती हैं, केस कौन कौन से आए, ठीक है, और मौलिक अधिकारों को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है। मौलिक अधिकारों को 6 पार्ट में डिवाइड करा गया, और वो 6 पार्ट हमको पढ़ने हैं तो ऑब्वियसली 3 से 4 दिन तो लग ही जाएगा। बिल्कुल मैम, इसको ठीक भले है, टाइम कितना भी लग जाएगा, लेकिन अच्छे से थोड़ा हाँ समझ में आया चीजें कि अच्छे से क्लियर हो जाए एक बार में टॉपिक क्लास पूरा आपको अच्छे से। हमारी समझ में आ रही है? मैम बहुत अच्छे से आ रही है समझ में। हाँ तो बस ठीक है, ठीक है। हमारे पास चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे 2 हो, चाहे 200 हो, हमको बस अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मुझे बाकी सीरियसली किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए, आपको प्रस्तावना मैंने अच्छे से बताई है। अब हम आज इस पे 3 क्वेश्चन आपको देंगे, आप उसको लिख कर अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद उसको 2-2, 3-3, 4-4 दिन पर रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद प्रस्तावना से किसी भी साल में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? ओके जी मैम। चलिए ठीक है, कल से हम लोग जो है मौलिक अधिकार स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके। ओके।